मैंने बोला एक सीए होता है। मैंने बोला ये क्या होता है? बोला यार क्या होता है ये नहीं पता है, बट बहुत टफ होता है। देखिए हमारे साथ काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों का एज पुरुष का कमाए और सीए का नहीं पूछना चाहिए, सीए के आइटम नहीं पूछना चाहिए। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ जर्नी को कवर करने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी एज ए सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है। इस चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम है मिस्टर विद्याकांत झा और पिछले 14 सालों से ये सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। विद्याकांत जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सो विद्याकांत जी, आपकी लाइफ जर्नी को हम कवर करना चाहते हैं। शुरुआती दिनों से आपका जब जन्म हुआ उसके बाद में आपकी लाइफ जो है कैसी थी, वहां से शुरू करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे नॉर्मली एक आम जिंदगी होती है हमारी आपकी सबकी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो इस तरह का रहा। हम कलकत्ता में हमारे पिताजी जॉब में थे, तो बचपन का दिन हमारा वहीं बीता, वहीं हम पढ़ाई करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब हमको कलकत्ता छोड़ना पड़ा, बिकॉज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स दादाजी हमारे काफ़ी बीमार रहते थे और पिताजी का उसी दौरान जो ट्रांसफ़र था वो विशाखापट्टनम हो गया। तो जो नॉर्मली एंसेस्ट्रली होता था यार, फैमिली कम फर्स्ट, और जब माता पिता को आपकी ज़रूरत है तो आपको करना चाहिए। तो हमने फिर कुछ सालों के लिए हम शिफ्ट हो गए, गाँव शिफ्ट हो गए। तो वो जो फेज़ था वो बहुत क्रूशियल फेज़ था, बिकॉज मैं उस टाइम में 7वीं 8वीं कक्षा में था। तो फिर उसी वजह से 10वीं जो है मुझे बिहार बोर्ड से करना पड़ा। फिर एक बार 10वीं कंप्लीट हो गया था, लेकिन वी वेंट बैक टू कलकत्ता। उसी बीच में दादाजी का निधन हो गया, तो फिर जो जिस पर्पस के लिए शिफ्ट होना पड़ा वो कंप्लीट हो गया था। तो फिर हम कलकत्ता शिफ्ट हो गए। देन फिर वहाँ से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर सीए किया, सीएस किया, एंड देन लाइफ मूव्ड ऑन। गांव मूव हो गए थे, यानी कि कलकत्ता में थे आप और बिहार में आ गए थे? हाँ, हमको आना पड़ा, बिकॉज दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और गांव में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे आज के डेट में अगर आपको कोई समस्या आए तो हम क्या करते हैं, एक नर्स को हायर कर लेते हैं या एक केयर टेकर को हायर कर लेते हैं। तो ये सुविधाएं शहर में थी, बट अब उसके लिए उनका शहर आना बहुत ज़रूरी था, जो कि नॉर्मली एल्डर लोग थोड़ा प्रेफर नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आपको खुद उतना हेल्पिंग हैंड चाहिए जो उन चीज़ों को कर सके। तो उसी चक्कर में हमको शिफ्ट होना पड़ा था वहाँ। तो ये सीए बनना है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? सीए ही बनना है, ये आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे बने आप सीए? मुझे लगता है कि जैसे आज के जनरेशन का जो एक तरीका है, सोचने का तरीका है, आई थिंक बहुत क्लियर है। हमारी बचपन वैसी नहीं थी, बिकॉज काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे हमने बोला, सरल फैमिली से बिलोंग करते थे। जनरेशन बाय जनरेशन हर जनरेशन एक स्टेप आगे गया। तो जहाँ दादाजी थे, पापा ने उन चीज़ों को बेहतर किया, तो हमारे अंदर भी ये था कि हमको भी बेहतर करना है। क्या करना है, कैसे करना है, इसकी समझना तो हमें थी, और ना घर में किसी को उस तरह का था कि हाँ यार करना क्या है। हाँ, एक चीज जो काफी क्लियर था, बचपन से क्लियर था कि बस आपको पढ़ाई करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और एक अच्छा कैरियर अपने लिए चुनना है। जितना मिनिमम गाइडेंस मिल सकता था, जो पेरेंट्स के विजन में था या पेरेंट्स की खुद के जानकारी के क्षेत्र दायरे में था, उतना वो हमको देते थे। तो उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में होता था लोग डॉक्टर बनते थे, लोग इंजीनियर बनते थे। तो मैं बहुत बचपन में कहीं पे बैठा हुआ था, तो किसी ने बोला कि यार एक आईए होता था, इंटरमीडिएट और समथिंग बोलते थे, फिर बीए होता था, बैचलर, फिर किसी ने बोला आईए होता है, बीए होता है, एक सीए भी होता है। अच्छा, तो मैंने बोला यार ये क्या होता है, मैंने तो सुना नहीं है सीए क्या होता है। ये कब की बात है? जब ग्रेजुएशन हो गया था? ये ग्रेजुएशन नहीं है, मुझे लगता है मैं 8वीं 9वीं में था। अच्छा, 8वीं, तो 8वीं 9वीं या 10वीं में रहा होगा। तो मैंने बोला एक सीए होता है। मैंने बोला ये क्या होता है? बोला यार क्या होता है ये नहीं पता है, बट बहुत टफ होता है। अच्छा, और बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। और नॉर्मली हम देखते भी नहीं थे, क्योंकि ऐसा था कि बहुत लोगों के बारे में पता था कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और उस टाइम में इंजीनियरिंग बहुत बड़ी बात होती थी कि अगर आप अपने गांव में इंजीनियर हो या आप अपने फैमिली में इंजीनियर हो
तो एक अलग लेवल का ये था। डॉक्टरों का एक हमेशा से अलग था क्रेज रहा है, बिकॉज पहला बात तो इतना आसान नहीं है, क्लियर करना आसान नहीं है, खर्चे उसमें काफी ज्यादा थे। तो नॉर्मली डॉक्टर बहुत सिलेक्टेड कैटेगरी के लोग उन दिनों भी करते थे, और आई थिंक आज भी शायद वैसे ही करते हैं। तो फिर मैंने बोला यार इंजीनियर सब कर रहे हैं, डॉक्टर हम हो नहीं पाएंगे, बिकॉज हमको तो इंजेक्शन से भी डर लगता है और अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो आप क्या दूसरे को इंजेक्शन दोगे, चीर फाड़ काट कूट करोगे। तो हमने बोला यार ये सीए के बारे में हमने सुना था, इसने बोला था बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग करते हैं, तो चलो यार यही करते हैं। मतलब बीज जो है वो 8वीं कक्षा में, हाँ 8वीं, हाँ सीए का कि मेरे को सीए करना है। तो 10वीं में जब रिजल्ट हमारी आ गई तो फिर होता है कि यार अपने को करना है कि अभी एडमिशन लेना है। तो मेरा फोकस क्लियर था, जबकि ऐसा नहीं था कि मैं क्लास 10, 8, 9, 10 में मेरी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के पेपर्स अच्छे थे, मैं चाहता तो उस डोमेन में जा सकता था, बट कभी वो मन में वो क्या बोलते हैं दो तरह का विचार नहीं आया। मैंने बोला यार अपने को कॉमर्स ही रखना है, और मैं गया डायरेक्ट 11वीं में मैंने कॉमर्स रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद तो आगे बस वो एक बशीर भद्र का एक 2 लाइन है, बोलते हैं हम नदियां हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह ले चल पड़ोगे रास्ते बन जाएंगे। बहुत तो फिर वो हमने सिलेक्ट किया कि यार करना है। तो ये जो सीए बनने का विचार मन में इसलिए आया क्योंकि ये कोई नई चीज है, हाँ। ये है सीए है, सीए कुछ नई चीज है, चलो इसको ट्राई करते हैं। और वो ट्राई करने का विचार मन में आया, तो कर ही दिया फिर, और रास्ते भी बन गए, कर दिया। नहीं, लेकिन जब सीए बने, कौन से 2010 में बने आप? 2010 में बना, 2010 में सीए बन गया। तो सीए बनने के बाद पढ़ाई तो करना चलो आपके हाथ में था, वो आपकी कला थी, लेकिन बाद में अपने आप को एज ए सीए इस्टेब्लिश करना और एज ए सीए सक्सेस हासिल करना, उसमें जनरली दिक्कतें आती हैं। तो किस प्रकार की आपने चैलेंजेस फेस किए? बहुत तरह की चैलेंजेस थी। इनफैक्ट सीए बनना अपने आप में एक चैलेंज था। जैसा कि आपको पता है कि मतलब रिजल्ट्स जो होते हैं, अगर आप बोथ ग्रुप का देखोगे तो सिंगल डिजिट्स में होते हैं। कभी 5% होता है, कभी 6% होता है, कभी 10% होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर 100 लोग जा रहे हैं तो आपको 10 लोग ही ऐसे हैं जो उसमें पास कर पा रहे हैं। तो पहला बात तो जब आपने ये कोर्स ले लिया है तो हमेशा मन में वो द्वंद्व रहता था कि जब आप एक बार उस सिस्टम में चले जाते हो तो फिर आपके कोई सीनियर होते हैं, आपके कोई सीनियर बैच वाले होते हैं, फिर आप देखते हो यार इन्होंने किया, इनका नहीं हुआ, या इनका अटेम्प्ट लग गया, या इन्होंने इतना एक्सपेक्ट किया था बट इतना ही मिला। तो फिर बहुत तरह की आप खुद में एक लड़ाई लड़ते रहते हो। तो वो जब पढ़ाई हम लोग करते थे, मुझे याद है कि एग्जाम वगैरह जब होती थी तो एग्जाम से पहले 3 महीने का नॉर्मली टाइम होता था जब हम घर से निकलना बंद कर देते थे और सिर्फ एक ही चीज करते थे, या तो सोते थे या पढ़ते थे। तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, तो अगर वो 10-12 घंटे पढ़ेगा तो काम हो जाएगा। बट सिंस मुझे लगता था कि मैं थोड़ा कम इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना था, तो तकरीबन मैं 15 से 16 घंटे की पढ़ाई करता था। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ था। दूसरा चीज़ ये होता था कि आप पढ़ाई के दौरान आपको आर्टिकलशिप भी करना पड़ता है, जैसे कि हर सीए को करना रहता है। आर्टिकलशिप अपने आप में एक 7 घंटे 8 घंटे आपको ऑफिस में बिताना है, उसी बीच में आपको ट्यूशन्स भी करने हैं। तो आप सुबह उठते हो, आप जाते हो ट्यूशन। मैं 5 बजे उठता था, ट्यूशन जाता था, फिर ट्यूशन से ऑफिस जाता था, फिर ऑफिस में काम करता था, फिर वहाँ से घर आता था, फिर घर पे अब जो आपने पढ़ा है आपको उसको तो रिवाइज भी करना पड़ेगा। और हमको भगवान की दया से कुछ अच्छे गुरु मिल गए थे, आज भी आई थिंक वो लोग सेहतमंद होंगे, तो बहुत ख्याल रखते थे, होमवर्क देते थे हमको। और हमारे एक सर थे आलोक चक्रवर्ती कलकत्ता में, वो बाकायदा चेक भी करते थे। अच्छा। और वो चेक क्या करते थे, वो आपकी कॉपी में चेक करते थे कि भाई आप मुझे दिखाओ कि आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं। आंसर ही वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट, बट वो चेक करते थे। और कभी कभार ऐसा चेक करते थे, गेट पे खड़े होते थे और जब आप आए तो वो बोलते थे कि दिखाओ कॉपी, कहाँ अटेम्प्ट किए हो। अगर आपने ट्रूली अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस को पढ़ के तो आप क्लास के अंदर हो, अदरवाइज वो आपको बहुत पोलाइटली बोलते थे कि आज आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, गो बैक। ऐसा 2-3 साल चलता है, बिकॉज आप ट्यूशंस करते हो और 7-8 सब्जेक्ट होता है फाइनल में, तो वो भी एक पीरियड बहुत टफ रहा। फिर हमने क्या किया, हमने साथ में सीएस भी ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा था कि जब सीए फाइनल कर रहा था तो एक
टाइम आया जब सीए फाइनल और सीएस दोनों साथ में चल रहा था, तो फिर उसका भी तैयारी करना है। तो काफ़ी मेहनत जो है आपको मतलब करना पड़ेगा किसी को भी। अगर कोई चाहते हैं कि यार मुझे परस्यू करना है तो आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है कि समथिंग गॉड गिफ्टेड है, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक आप उसको प्रैक्टिस करके एक रेंज में बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मतलब जो बोलते हैं कि यार इसका आईक्यू बहुत तेज है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये जेनेटिकली हमको मिलता है, ठीक है, हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। बट एक लेवल में आप उसको खेल सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई सवाल बहुत कठिन है तो अगर मेरा आईक्यू बहुत तेज है, मैं एक बार में समझ लूंगा। सपोज अगर आपका आईक्यू थोड़ा कम है मतलब तो आपको हो सकता है वो 5 बार करना पड़ेगा। बट अगर आप वो 5 बार करोगे तो मेरा दक्षता, जो मेरा स्किल है और आपका स्किल है, वो इक्विवेलेंट लेवल पे आ जाएगा। तो एजुकेशन सीए करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी सारे चैलेंजेस, 15-15 घंटा दिन में पढ़ाई करना, ऑफिस जाना, ट्यूशन करना, फिर उसको रिवीजन करना, 1-1 बजे तक पढ़ाई करना। इतने चैलेंजेस करने के बाद जब एक व्यक्ति सीए बन जाता है, या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जब सीए बन गए तो उसके बाद लाइफ झींगा लाला या फिर वहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं? फिर वही एक बशीर बद्र का एक और लाइन बोलूंगा, ये फूल नहीं मिले मुझे विरासत में, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। अच्छा, तो कुछ कांटे तो हमने आपको बताया यार। और ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमको लगता है कि यार जीवन के हर पड़ाव में आपकी समस्याएं अलग होती हैं, आपके चैलेंजेस अलग होते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल चैलेंज चालू होता है वो एक बार जब आप सीए बन जाते हो उसके बाद एक दूसरी तरह की चैलेंज होती है, वो दूसरी तरह की, क्योंकि उससे पहले आपको पढ़ना होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। लेकिन जब आप एक बार सीए बन गए, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो आपको अल्टीमेटली इस पापी पेट का सवाल है। सीए बन के तो आप डिग्री लेके तो हमको घर पे तो बैठना नहीं है, तो हमको तो मार्केट में जाना होगा। और जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे चैलेंज बहुत आम होते हैं, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे आपकी ही तरह के बहुत सारे और लोग हैं, ठीक है। आपको उनके साथ काम करना है, आपको उनके मापदंडों के हिसाब से चलना है। एक आपको टास्क दिया जाएगा, आपको गोल दिया जाएगा, उस गोल के परफॉर्म करना है। और जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में रहते हो तो उनकी अपनी अलग समस्याएं होती है, ठीक है, बिकॉज उनका कहना मानना, उनके हिसाब से चीज़ों को समझना, उनके डेडलाइन को समझना। तो जैसे कि अगर मैं बताऊं तो मैंने जब सीए कंप्लीट किया तो कैंपस में मुझे बिग 4 मिल गया। तो विच आई थिंक कि एक किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत खुशी की बात होती है कि आपको कैंपस में एक अच्छा कंपनी मिल जाए। हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं, पर आपको एक अच्छा कंपनी मिल गया, बिकॉज जॉब मिल गया किसी कंपनी में। बिकॉज क्या है कि जैसे हमने शिक्षा में बताया कि हम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे, फिर हमने आर्टिकलशिप भी किया तो एक छोटे से फॉर्म कलकत्ता से किया, फिर आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मिल जाता है, तो वो अलग दुनिया होती है, वहाँ के एक अलग तरीके होते हैं। तो फिर जब आप वहाँ जाते हो तो आपको उन तरीकों को समझना पड़ता है, कैसे वो काम करते हैं आपको वो समझना पड़ता है। फिर बहुत तरह की चैलेंज आती है। कंप्यूटर में आपकी एक लिमिटेड नॉलेज होती है, फिर वहाँ पे हर चीज़ आपको, वहाँ पे जाते ही आपको एक दिन एक लैपटॉप दे दिया जाता है, तो आप बहुत एक्साइटमेंट हो। मुझे अभी भी याद है फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे एक लैपटॉप दिया गया, तो मैं बहुत खुश था। घर आया, उसको चालू किया, तो वो खुशी 2-3 दिन रहती है, बट उसके बाद फिर आपको उस पर काम भी तो करना है। फिर वो एक्सेल शीट दे दिया जाता है, इसमें एक 25,000 लाइन आइटम है, फिर तो वो सब जो जद्दोजहद है, जो चैलेंजेस है वो, बट अब ऐसा कोई बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं कि जो आप ओवरकम नहीं हो सकते और सिर्फ मैं ही हुआ हूँ, कोई और नहीं हुआ। बट नॉर्मली आम जिंदगी में इस सब तरह की परेशानियां आती हैं, और जो उनको उनसे लड़ता है वो उनको ओवरकम करके आगे चला ही जाता है। तो आपने शुरुआत जो है एक जॉब से की? जी, डेलॉइट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया, और बहुत अच्छी कंपनी। एक इंग्लिश में एक लाइन है, बोलते हैं कि एक डेवलप आइडिया डेवलप्स अ डेवलप माइंड, ठीक है, और डेवलप माइंड डेवलप द डेवलप आइडिया। तो कहने का मतलब एक बहुत अच्छा जगह है, कुछ लोगों ने मिलकर चालू किया हुआ एक टाइम में। आज के डेट में वो प्लेस ही अपने आप में इतना डेवलप है कि जब हमारे तरफ या जो भी नॉर्मल बच्चे पढ़ाई खत्म करने के बाद जाते हैं, तो आपके अंदर बहुत
तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग वहाँ पे होता है। आप बहुत सारे नए चीज़ों को जानते हो, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम रिलेटेड है, बट मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में आपको पता चलता है। काम तो ठीक है, टेक्निकल, बहुत सारा टेक्निकल चीज़ हो गया, बट अदर देन आपको अपने पीयर के साथ कैसे बिहेव करना है, आपके अपने बॉस के साथ कैसे बिहेव करना है, ह्यूमन अपीचमेंट क्या होता है, ठीक है। या अब आज के डेट में एक बहुत अच्छा चीज़ चलता है, वो तो हम लोग EQ बोलते हैं, मतलब इमोशनल क्वोशेंट आपका कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, तो उन चीज़ों के बारे में आपको समझ में आता है। तो बहुत तरह की मतलब चीज़ों को सीखने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे तकरीबन 8-9 साल काम किया, तो एक बेहतर इंसान भी बना। बिकॉज बोलते हैं कि जब पक्षी उड़ान भरती है तो उस उड़ान का मकसद ये नहीं होता है कि उसको कहाँ पहुँचना है, उस उड़ान का मकसद होता है कि आपके पंख मजबूत होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो पंख, तो जब आप कोई काम करते हो, लाइक सपोज अगर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो जरूर हमने इसके लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा, मैंने भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो ये प्रोसेस में हमने 4 चीजें सीखी हैं। तो हमने अपने पंखों को मजबूत किया है, और जब आपके पंख मजबूत होते हैं तो आप फिर किसी भी आकाश में उड़ सकते हो। बहुत बढ़िया। जॉब हमारी अच्छी थी, बट फिर हमको लगा कि यार मुझे अपना कुछ प्रैक्टिस करना है, मतलब सेल्फ प्रोफेशन में जाना है। तो वो भी एक डिसीजन बहुत ही मतलब चैलेंजिंग रहा। बिकॉज आपका एक सेटल्ड जॉब है, ठीक है, जिसमें आप पैसे कमा रहे हो, आपका एक रिकग्निशन है, ठीक है, एंड आप बोल सकते हो कि मेरा लाइफ जो है वो बैलेंस्ड है। बट फिर अचानक आप चाहते हो कि नहीं, मैं उस फ्लो के विपरीत जाऊं, मैंने उसको मुझे छोड़ देना है, उसको मुझे अभी अपना नया करना है। तो उसके लिए आपका बहुत बहादुरी की जरूरत पड़ती है, या एक बहुत ही मतलब टफ डिसीजन मेकिंग माइंड होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि लाइफ में आपके इर्द गिर्द सही विचारधारा वाले अगर लोग हैं, या अगर स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी में उनका भी एक रोल होता है, ठीक है, जो आपको प्रेरित करते हैं, या जो आपको एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर टू नेम अ फ्यू, अगर बोले जैसे मेरी वाइफ है, क्योंकि अगर आप एक इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि जहाँ पे आपने एक काम को कर रहे हो और आपको चेंज करना है, तो सबसे पहला जो आपको इम्पैक्ट करता है वो आपको और आपके परिवार को करता है। तो उनकी सहमति या उनका रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत मतलब सपोर्ट किया। फिर हमारे कुछ मित्र हैं, तो उन्होंने भी हमारे इस डिसीजन को बहुत सपोर्ट किया, बहुत पुश किया हमको। फिर फाइनली मुझे याद है कि जब मैं पेपर डालने वाला था, अगेन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सबको, मतलब जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको प्रैक्टिस करना चाहिए या जॉब में कोई परेशानी ऐसी नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप क्या चाहते हो, और अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, तो अगर आप उसको पाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी। और लाइफ में हर चीज़ आप नहीं पा सकते हो, ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, और जो चाहिए उसके लिए जो जरूरत है वो आपको करना पड़ेगा। मैंने प्रायोरिटाइज किया, यार मुझे अपना करना है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये सब डिसीजन मेकिंग लिया। फिर लोगों ने सपोर्ट किया। फिर 2019 में मैंने ये अपना प्रैक्टिस चालू किया। तो जब ये व्यक्ति अपना खुद का प्रैक्टिस चालू करता है, एक CA, तो क्या फिर उसको ये चैलेंजेस होते हैं कि मुझे कस्टमर बनाने हैं, या कस्टमर मिलना बड़ा आसान होता है? देखिए, जैसे कि मेरे को लगता है कि अगर आप नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से हो, ठीक है, और मेरे लिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें थी। मैं नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, ये शहर भी मैं नया था, बिकॉज जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपकी स्कूलिंग हुई, जहाँ पे आपके कॉलेज हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा इकोसिस्टम आपके हिसाब से होता है। मैं आया तो मेरे लिए शहर नया था, ठीक है, नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो चीज़ें चैलेंजिंग रही, ठीक है, बिकॉज आप भी काम करते हो और सर्विस फील्ड में ही हो, तो आपको भी अच्छे से ही पता है कि कोई भी अपने आप नहीं आता है, एंड एवरीथिंग टेक्स इट्स स्वीट टाइम। तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपको करना रहता है, लोगों से जुड़े रहना है। बट हाँ, आप अगर आप धैर्य, अगर आपके अंदर साहस है, लगन है, आप अपने क्षमताओं को पहचानते हो, और ये सब चीज़ें आपको फील्ड में बनाए रखती हैं, ठीक है, आप फील्ड में बने रहते हो, तो एक समय के बाद ऐसा होता है कि लोग आपके उस उपलब्धियों को जानते हैं
पहचानना चालू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ना चालू कर देते हैं। लाइक सपोज अगर मैं फर्स्ट डे जब मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू की होगी तो हो सकता है मेरे बहुत सारे खुद के जानते हैं कि यार ये क्या कर दिया इसने। तो मन में ये दुविधा रही होगी उनकी कि यार हो सकता है इसने जोश में जॉब छोड़ के प्रैक्टिस चालू कर दिया तो इसको अभी काम नहीं देते हैं, बिकॉज हो सकता है 6 महीने के बाद इसको लगे कि यार मेरा डिसीजन गलत हो गया, तो हो सकता है उन्होंने वेट एंड वॉच मोड में मुझे रखा होगा। बट अगर मैंने 4 साल 5 साल अपने आप को सर्वाइव कर लिया इस फील्ड में तो अब उनको लगता होगा कि नहीं यार लड़का टिक गया, चलो यार अभी इसको हम देते हैं। जनरली एक सीए अपने आप को, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर बिजनेसमैन जो है ये प्रोफेशनल है, उसको लोग चाहिए कि वो हमारे से काम कराएं। तो जनरली एक सीए क्या करता है कि लोग उसके साथ में जुड़े, उसके साथ में काम करें? देखिए हमारे साथ काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है कि एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों से जुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज जो होता है एक सीए के लाइफ में होता है कि यार आपको जो मौका मिला है अगर आपने उसको जस्टिफाई कर दिया, सपोज किसी कारण से आप मुझसे जुड़ गए और अगर मैंने उस मौके को जस्टिफाई कर दिया, आपको एक अच्छा सजेशन दे दिया, आपको एक अच्छा सर्विस दे दिया, आपका जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ वो अगर अच्छा रहा तो फिर क्या होता है कि आप मेरे एडवर्टाइजर बन जाते हैं। और यही जो मानव श्रृंखला है, ये मानव श्रृंखला बड़ा होता चला जाता है एंड द लॉन्गर यू आर देयर इन द बिजनेस, ठीक है, वो श्रृंखला बढ़ते जाता है और देन फिर उसको एक बोलते हैं कि हैमर इम्पैक्ट होता है, तो वो हैमरिंग इम्पैक्ट से फिर आपको उसका ये होता है। हो सकता है फर्स्ट ईयर में बहुत कम होगा और अब 10th ईयर में जाके उसको कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो श्रृंखला बहुत बड़ी हो गई है। कोई एक सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट बता सकते हो कि भाई मेरा ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा ये जो अचीवमेंट रहा, इट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट अब तक? मुझे लगता है कि अभी तक का अगर बात करें तो जो 2-3 उपलब्धियां लगती है, एक तो ये लगती है कि यार सीए बन गया, तो वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि लगती है, बिकॉज जिस दिन आप सीए बनते हो उसके नेक्स्ट डे और उसके पहले दिन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मैं हमेशा जो मेरे आर्टिकल्स हैं उनको हमेशा यही पॉजिटिव देता हूँ, बिकॉज क्या है लाइफ में चैलेंजेस तो आती रहती है, सबके लाइफ में अलग अलग समस्याएं हैं, तो कभी कभार वो लोग आते हैं हमसे बात करने के लिए, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि यार और इस परेशानी तो होंगी ही आपके जीवन में, बट अगर आप किसी तरह से उस परेशानी को आज के डेट में कॉप अप कर लोगे तो सीए बनने के बाद जो आपकी लाइफ में जो गैप होगी ना वो बहुत सिग्निफिकेंट गैप होगी। तो इसीलिए हमको प्रयत्न करना चाहिए टू द बेस्ट, और जितनी चीज़ें मैनेजेबल है अपने को मैनेज करना चाहिए। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज जैसे अगर अपने पास एक बॉल है और वो बॉल अगर मैंने अपने आँख के पास यहाँ रखा, ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बॉल दिखेगा, लेकिन मैं इसको जैसे जैसे अपने से दूर करता चला जाऊंगा ना तो ये बॉल सिर्फ मेरे विजन का एक पार्ट रह जाएगा, मुझे बहुत सारे और चीजें दिखेंगी, मुझे अपना गोल दिखेगा, उस गोल का रास्ता दिखेगा। तो समस्याएं सबके जीवन में है तो उनको उस पर कार्य करना चाहिए। बिग 4 में जॉब लगा, मुझे वो भी अपनी एक उपलब्धि लगती है। मैं 10 साल काम करने के बाद अपना प्रोफेशन जो मुझे चाहिए था, मैं बहुत दिनों से मैं कोशिश में था मुझे खुद का करना है, मैं वो कर पाया, तो मुझे वो भी लगता है कि एक चीज़ है। और प्रोफेशन में 5 साल 7 साल 10 साल से बना हुआ हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 14 साल का है, जिसको हम लोग 2-3 कैटेगरी में कर सकते हैं। लाइक एक जो जॉब का फेज था, काम हम सेम करते थे, ठीक है, बट वो आप किसी और मैनेजमेंट में कर रहे थे। एक ये फेज था जहाँ पे आप अपने मैनेजमेंट में कर रहे हो। तो 5 साल 7 साल से मैं अपने प्रैक्टिस में हूँ, तो वो एक ये है। बाकी अभी भी जीवन में एक सिग्निफिकेंट जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग कुछ ना कुछ, जैसे कि किसी भी बिजनेस में ऐसा होता है, किसी भी प्रोफेशन में ऐसा होता है कि अच्छे दिन होते हैं, अचीवमेंट भी होते हैं और डाउन साइड भी आते हैं। कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आता है कि ये बिजनेस पीरियड में जहाँ पे आप खुद अपनी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, अपर साइड आपने काफी देखे, कोई डाउन साइड भी देखा आपने? अभी देखो सिंपल सा बात है, मैंने 2019 में स्टार्ट किया, तो 19 में जब स्टार्ट किया तो मई और जून का समय होगा जब मैंने स्टार्ट किया, तो 2-4 महीने 5 महीने हम एक्सेलरेट कर ही रहे थे, चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे कि एक समय आया, कोविड आ गया। और वो हम आपको सबको पता है कि वो जो एक समय रहा 2020 2021, और अगर आप बोल सकते हो
कि 2022 का भी कुछ पार्ट, ठीक है। तो उस फेज में आप अगर अपने आप को सरवाइव करके रखे हो तो वो एक बहुत बड़ी चीज थी, बिकॉज लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन बोले कि अगर संघर्ष है तो जीवन है, ठीक है। तो वो जीवन में संघर्ष तो आपका लगा ही रहेगा, करेक्ट। तो आप उस फेज में कहीं जा नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किए, बट मैं किसी से मिल नहीं पाता हूँ, किसी के पास जा नहीं पाता था। तो एक लिमिटेड फिर आपके पास फील्ड रह जाता है। तो वो एक फेज था जो मुझे लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग रही। और आई थिंक नॉट ओनली फॉर मी, बट जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने हमारे साथ, तो एटलीस्ट ये भगवान का आशीर्वाद था कि हम सर्विस इंडस्ट्री में थे, हमारा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो वो चीज़ है। और फिर रहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं, आप किसी क्लाइंट को पिच करते हो, दे डोंट टर्न आउट। फिर कोई काम आपको लगता है कि मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाता है। बहुत सारी ऐसे क्या होते हैं, वारदात होते रहते हैं लाइफ में। लास्ट ईयर हम लोग एक बहुत बड़े असाइनमेंट पे काम कर रहे थे, एंड द असाइनमेंट वाज ऑलमोस्ट थ्रू, मतलब अभी अग्रीमेंट साइन करना है, इतना नजदीक था। एग्रीमेंट आया, हमने पढ़ लिया, मतलब इट वाज बेसिकली अ सेल परचेज। एक कंपनी को दूसरी कंपनी परचेज कर रही थी, इट वाज बिग वर्क। तो वी वर असिस्टिंग द सेलर ग्रुप, हम सेलर ग्रुप को असिस्ट कर रहे थे। तो अब वो एग्रीमेंट होने वाला था, बायर वो एग्रीमेंट करता है, और देन जो परचेज एग्रीमेंट कल होगा, परसों होगा, कल होगा, परसों होगा, ड्रॉप्ड। हमने एक साल पूरा उसके ऊपर बहुत सारा काम किया, तो मैंने ऐसा लगा कि किसी ने मुंह में ऐसे डाल के खींच लिया। तो वैसी चीजें आती हैं, बट वही है कि क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परेशानियां आएंगी, ठीक है। और अगर हम उसको कैरी करके लेते चलेंगे तो फिर हल्के नहीं रह पाएंगे। बोलते हैं जैसे आप फ्लाइट में जब जाते हैं तो क्यों हमारा वजन चेक किया जाता है, इसलिए चेक किया जाता है उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। और हम अगर अननेसेसरी की चीजों को कैरी करेंगे तो हम हल्के नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको नजरअंदाज करना पड़ेगा, और उसको आपको पार्ट ऑफ द लाइफ समझना है। यार ठीक है यार, मैंने रंजीत जी को बोला नहीं हुआ, या मैंने विद्याकांत को बोला नहीं हुआ, लेट्स मूव ऑन। लाइफ में और भी कोई चैप्टर्स आएंगे। आपको क्या लगता है कि अभी आप इतने समय से सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास में कौन से गुण होने चाहिए? जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहला बात तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। क्योंकि जब हम हार्ड वर्क की बात करते हैं तो आई थिंक हार्ड वर्क इज समथिंग जो कि अनुशासन से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, मानसिक रूप से आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज क्या होता है कि हम और आप फेल्योर, रिजेक्शन, ना, इन सब चीजों से बहुत डरते हैं, ठीक है। तो जब आप कभी भी कोई बड़ा काम करते हो तो आपको पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि यार व्हाट इफ आई गेट रिजेक्टेड, व्हाट इफ अगर मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो आपको मेंटली उस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एक मजबूत इंसान के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे और कल को अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो एक टाइम के लिए लोग बहुत मोरल बहुत डाउन हो जाता है। तो वो मजबूती लाना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि ये कोर्स ऐसा है जो लंबे समय के लिए चलता है, 3 साल 3.5 साल चलता है। अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एक समय अपने आप को देना पड़ेगा। ये नहीं कि अब 45 साल तक सीए बन सकते हैं तो मैं 45 साल तक सीए के लिए तैयारी करूं, ऐसा इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा क्या होता है कि एक समय के बाद वो आप उसको कंटिन्यू करना आपकी मजबूरी बन जाती है। बिकॉज आपको लगता है कि यार मैंने तो 5 साल इसमें दे दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं। बिकॉज क्या होता है, एक जीवन का एक फेज होता है जब आप आपका जो जोश होता है बहुत हाई होता है, आपका जो खुद के ऊपर जो विश्वास, आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो और उस टाइम लगता है कि यार जो करेंगे वो हो जाएगा। पर धीरे धीरे ये जोश, जब आप उम्र में आगे बढ़ते जाते हो ना, ये जोश कम होता जाता है। आपको कितने अटेम्प्ट लगे पास होने में? ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों का एज पुरुष का कमाए, और सीए का नहीं पूछना चाहिए, सीए के अटेम्प्ट नहीं पूछना चाहिए, बट नहीं लगे थे। वो तो मुझे समझ में आ ही गया था क्योंकि आप 5 बजे से उठ के रात को 1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो नो डाउट। लेकिन एक चीज ये भी मैंने सुनी है
कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनको तारीखें आती रहती हैं कि ये तारीख के पहले ये इनकम टैक्स फाइल करना है, ये जीएसटी भरना है, तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का शेड्यूल जो है बहुत पावर पैक्ड होता है, समय होता है उसको अपने लिए? ये कहना कि यार हम बहुत बिजी होते हैं, ये आई थिंक एक मतलब एक क्या बोलते हैं, एक चीज़ है जो हमने अपने आप अराउंड में क्रिएट करके रखा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में कैरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ चैलेंजिंग है, बिकॉज बहुत सारे टाइमलाइंस हैं। एक समय था जब कंप्लायंसेस कम हुआ करते थे, आज के डेट में डेली कुछ ना कुछ नया कंप्लायंसेस आता है, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे काम कर पाते हैं, अगर आप अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज रखते हैं, यू नो व्हाट इज़ टू बी डन, अगर आपके पास एक अच्छा टू डू लिस्ट है एंड यू नो व्हाट इज़ टू बी प्रायोरिटाइज, व्हाट इज़ नॉट, और कुछ एक ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, अगर हम उनसे थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस करना चालू कर दें, क्या होता है, ऐसे सपोज हम और आप बैठे बात करने के लिए ना, अब उस बात का अंत का कोई सीमा नहीं है, हम 5 घंटे बात कर सकते हैं, बट क्या यह जरूरी है? नहीं जरूरी। क्या कभी ऐसे भी होता है कि क्योंकि कस्टमर को या जो भी व्यक्ति आपके साथ सीए के साथ अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहा है, उसको वो समय पर अगर नहीं करे तो फिर उसको पेनल्टी होती है, और आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है 50 जनों की और नहीं कर पाए, कुछ लोगों का समय पर नहीं हुआ, तो फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होता है सीए पर? देखिए, अभी तक का जो हमारा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हम थोड़ा सा इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, और अगर कोई ऐसा हुआ है तो उसमें हमारी जो हम कारण कम होते हैं, बिकॉज हमारा कैसा है कि हम एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, तो आपको इस डेट को मैं रिमाइंड कर दूंगा कि ये आपका आईटीआर फाइल करना है, और जब तक डेडलाइन आएगा मैं रिपीटेडली आपको रिमाइंड करूंगा, ठीक है। और डेडलाइन से अगर एक सिग्निफिकेंट टाइम पहले तक अगर आपने हमको दे दिया, तो हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आपका काम हो जाए, ठीक है, आपको पेनल्टी नहीं लगे। और ऐसा हमने बहुत लोगों का किया है, जहाँ पे क्लाइंट को खुद पता नहीं है कि यार अपना रिटर्न जाने वाला है, हमने उनसे फॉलो अप करके उनसे इन्फॉर्मेशन लिया और लेकर के उनका टाइम दे दिया, बट किसी कारण से अगर सपोज अब आप खुद इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे मुझे, तो बट ऑब्वियसली मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे जब केसेस आते हैं तो आई थिंक क्लाइंट भी एनफ मैच्योर्ड है एंड दे अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो हाँ, अगर मान लो, हाँ, फिर उसमें भी एक चीज होता है कि यार कोई कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो आपको लगेगा यार क्यों लग गया, तो फिर उनको समझाना पड़ता है, थोड़ा प्यार से समझाना पड़ता है उनको, क्योंकि क्या आता है, ये एक अलग टेंशन होती है सीए के साथ। बट ऑब्वियसली ये तो एक आपका एक पार्ट, जी, ह्यूमन मैनेजमेंट जो है बट ऑब्वियसली एक ये है, और जब आप काम करते हो तो आपको 10 तरह के लोग मिलते हैं, तो और सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सबकी अपनी अपनी मैच्योरिटी होती है। तो अगर आपको 1-8% ऐसे मिल जाते हैं जिनको हो सकता है आपको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़े, तो बट ऑब्वियसली हम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस डर के साथ में भी हैं कि यार सीए बहुत टफ है, जैसा आपके दिमाग में भी था शुरुआती दिनों में, लेकिन करना भी चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो करना चाहते हैं लेकिन अंदर थोड़ा डर भी है कि क्या इसमें बहुत लंबा समय न लग जाए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट ले लो, 3 अटेम्प्ट ले लो, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपका होना है, होगा, और बस उसके लिए जो रिक्विजिट चीजें हैं वो चीजें आपको करती रहनी पड़ेंगी। कोई एक टिप देना चाहोगे? ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, कोई टिप। मुझे लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए 2-3 चीजों का अनुसरण करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक पहला चीज, जैसे मैंने बोला, एक आईक्यू आपका होना चाहिए, एक डिसेंट लेवल का आईक्यू होना चाहिए, ठीक है। और जो आपकी तार्किक क्षमता होती है, जो आपकी लॉजिकल कैपेसिटी होती है, जो आपको मार्केट में नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, या चीज़ों को प्रस्तुत करने की जो तरीका होती है, वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको लगेगा यार मैंने इनसे बात की तो बहुत अच्छे से समझाया। क्यों समझाया? बिकॉज उनकी आईक्यू उस लेवल की है कि वो तर्कों को दे पाते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका EQ होना चाहिए, बिकॉज अगर बोलते हैं कि अगर आप 97% टेक्निकली स्ट्रांग हो और 3% आपके अंदर मैनेजमेंट है तो रिजल्ट आपका 0 है। बट अगर आप 3% ही टेक्निकल हो और 97% आपके अंदर मैनेजमेंट है, आप चीज़ों को मैनेज करना जानते हो, तो 100% रिजल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप देखोगे, अगर मान लो सपोज जैसे सब लोग IIT कंप्लीट करते हैं, नॉर्मली सबका IQ लेवल सेम होता है, ठीक है, बट देखोगे कि लाइफ में हर आदमी हर मुकाम पे होता है।
कोई अभी भी स्ट्रगल करता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई कंपनी का सीईओ बन जाता है। क्यों? बिकॉज सबकी EQ लेवल अलग है। लोगों को समझने की जो क्षमता है, अपने इमोशंस को मैनेज करने की जो क्षमता है, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं रिएक्ट करना है, जो तुमको है पसंद वो हम बात करेंगे, तुम जो कहो रात तो हम रात कहेंगे। Correct. तो वो सब चीजें भी होती है। तो वो चीज मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। एक तीसरा चीज होता है, एक SQ बोलते हैं उसको, बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस भी आपके अंदर, सोशल क्वेश्चन भी होना चाहिए। बिकॉज अगर आप समाज में लोगों के साथ कैसे भूलते हो, मिलते हो, जैसे हमने बोला नेटवर्किंग करना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, या हमने मिलेनियर क्लब का जो हमने लिया है, क्या है ये? एक नेटवर्किंग है, ये एक सोशल क्वेश्चन है, ये सोशल इंटेलिजेंस है आपकी, कि आप 10 लोगों से मिलते हो, आप अपनी उपलब्धियों को बताते हो, उनकी उपलब्धियों को समझते हो, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट के बारे में बात करते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये आपको एक आपकी सफलता की जर्नी में कोई भी चीज, चाहे आप CA की परीक्षा की बात करो, चाहे आम जीवन की बात करो, अगर आप इन सब चीजों पे अगर आप काम करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। चौथा एक चीज जो मुझे लगता है, नेगेटिव एलिमेंट से दूर रहिए, जितना हो सके आप पॉजिटिव चीजों के बारे में फोकस कीजिए। हम ये सोचते हैं कि हमको ये नहीं मिला तो उसको क्यों मिला, मैं CA कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आप पास हो गए, मैं नहीं हो पाया, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। तो उन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, बिकॉज डेस्टिनी सबका अपना अपना अलग होता है। आपको कहीं और जाना है, मुझे कहीं और जाना है। इन सब चीजों पे लोगों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक विद्याकांत जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो सोचते हैं कि मेरे पास में ये चीज़ों की कमी है, ये चीज़ों की कमी है, इसीलिए शायद मैं वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आप जो है एक बिहार के छोटे से राज्य से निकलकर आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, और इतनी सारी समझ जो आपके पास में है, और इसीलिए आप ये बने, और वो समझ जो हमारे दर्शकों तक पहुंच पाई, और आपने अपना समय निकाला, और ये समझ जो है हमारे दर्शकों तक आपके थ्रू हम पहुंचा पाए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत